हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी के शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमने लिया है सीएसआर ने दिसंबर 2023 से। हमने लास्ट वीडियो में प्लांट फिजियोलॉजी के शिफ्ट 1 क्वेश्चंस को क्लियर किया था, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको जो है सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे फॉर दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दैट इज फिलोडर्म इज डिराइव फ्रॉम। फिलोडर्म जो है किससे डिराइव होता है? तो फिलोडर्म की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है कॉर्क कैम्बियम से डिराइव होता है। अगेन ये जो क्वेश्चन है ये यूनिट 6 एंड यूनिट 9 के बीच में एक तरीके से क्लैश पॉइंट का काम करता है, यानी इंटरकनेक्टेड यूनिट के बेसिस पे क्वेश्चन दिया गया है। तो अगर हम बात करें फिलिम एंड फिलोडर्म जो है दे आर द प्रोडक्ट ऑफ द कॉर्क कैम्बियम, इसीलिए जो है वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल है यहाँ पे वनलाइजेशन से रिलेटेड। बोला है रिसर्चर वाइल स्टडिंग द वनलाइजेशन इन द प्लांट हैज मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द इनकरेक्ट वन। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पिक करना है। वनलाइजेशन आपको पता होगा कि वनलाइजेशन में क्या होता है कि लो टेम्परेचर दिया जाता है ताकि प्लांट जो है कॉम्पिटेंसी गेन कर लेता है फ्लावरिंग के लिए। पहला ऑप्शन है वनलाइजेशन कॉज स्टेबल चेंजेस इन द कॉम्पिटेंसी ऑफ मेरिस्टेम टू फॉर्म एन इन्फ्लोरेसेंस इन सम प्लांट स्पीसीज। सही बोला गया है। अगला है वर्नलाइजेशन कॉज चेंजेस इन द जीन एक्सप्रेशन दैट डू नॉट इन्वॉल्व अल्टरेशन इन द डीएनए सीक्वेंस। बिल्कुल सही बोला गया है ये भी। अगला है फ्लावरिंग इज नॉट अल्टर्ड अंडर द नॉर्मल ग्रोथ कंडीशन इन द प्लांट डिफेक्टिव इन वर्नलाइजेशन। ये गलत है। अगर प्लांट नॉर्मल कंडीशन में है और उसको वनलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन प्लांट में डिफेक्ट है वनलाइजेशन को रिसीव करने के लिए, तो उस डिफेक्ट कंडीशन में प्लांट में फ्लावरिंग हो सकता है, नॉर्मल ना हो। अगर इन केस उस प्लांट की रिक्वायरमेंट है कि उसको कोल्ड टेम्परेचर चाहिए ताकि वो फ्लावरिंग के लिए खुद को कॉम्पिटेंट बना सके, इस कंडीशन में ऑब्वियसली देर विल बी सम काइंड ऑफ अ लाइक चेंजेस इन द नॉर्मल ग्रोथ एज वेल एज इन फ्लावरिंग। तो ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। अगला है वर्नलाइजेशन अल्टर द एक्सप्रेशन ऑफ एफएलसी जीन। बिल्कुल। देखिए एफएलसी जीन क्या होता है? एफएलसी जीन का काम होता है फ्लावरिंग को रोकना। ओके। लेकिन जब आप वर्नलाइजेशन देते हैं तो उस केस में जो है आप एफएलसी को रोक लेते हैं, और एफएलसी फिर फ्लावरिंग को नहीं रोक पाता है, और इसीलिए हमें फ्लावरिंग का कंडीशन देखने को मिलता है। तो वर्नलाइजेशन जो है बिल्कुल अल्टर कर सकता है एफएलसी जीन के एक्सप्रेशन को। तो देखा जाए तो आपसे बोला था इनकरेक्ट कौन सा होगा, तो थर्ड जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव बर्स्ट इज इनकरेक्ट। तो बायोटिक स्ट्रेस एंड एबायोटिक स्ट्रेस अगर इन केस आपने पढ़ा होगा तो स्पेशली एबायोटिक स्ट्रेस के केस में हम आरओएस का फॉर्मेशन पढ़ते हैं, यानी रॉस का जनरेशन पढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कैसे अपना रोल प्ले करता है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ कुछ क्वेश्चन मतलब कि कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। पहला बोला है NADPH ऑक्सीडेज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, इट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रोटीन। बिल्कुल ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रोटीन होता है। In Arabidopsis, NADPH oxidase are encoded by the respiratory burst oxidase homolog that is ATRBOH gene। बिल्कुल ये भी सही बोला गया है। इनफैक्ट आप ABA सिग्नलिंग में देखेंगे तो वहां पे भी आपको इसका मतलब कि प्रेजेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के केस में जब आप पूरी पाथवे पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपको ये देखने को मिलेगा। अगला है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज इज एन एपोप्लास्टिक एंजाइम इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सुपर ऑक्साइड। नहीं, सुपर ऑक्साइड के फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व नहीं होता है। देखिए सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज का काम होता है एक्चुअल में टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, जहां पे बोला जाता है कि ये सुपर ऑक्साइड एनायन को रिड्यूस करता है। ये क्या कर रहा है? ये सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, ये रिड्यूस कर रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। FAD इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सुपर ऑक्साइड्स। बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से देखें तो इनकरेक्ट पूछा गया था, तो थर्ड वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज does glycine decarboxylase complex and serine hydroxymethyl transferase convert two molecule of glycine into one molecule of serine during the photorespiration। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए तो आपसे सवाल पूछा है कि कौन से ऑर्गेनेली में दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन सेरिन में कन्वर्ट होता है। तो अगर मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ तो आप देख सकते हो दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन सेरिन में कब कन्वर्ट हो रहा है? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और हमने इससे पहले वाला जो शिफ्ट 1 में क्वेश्चन था उसमें भी हमने हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज के बाद सेरिन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के भी बारे में पढ़ा था, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। इस बेसिस पे चलो तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, दैट इज थर्ड। अगला क्वेश्चन है द मोबाइल सिग्नल कॉल्ड फ्लोरिजन
that control the flowering status of plant is encoded by which one of the following? तो लेटेस्ट रिसर्च के अनुसार देखा गया है कि जो फ्लावरिंग लोकस टी जीन होता है ये एक्चुअल में एक तरीके से फ्लोरिजन की तरह जो है काम करता है। Arabidopsis में इसको स्टडी किया गया दैट फ्लावरिंग लोकस टी जीन इज एक्टिंग लाइक अ फ्लोरिजन। दैट इज थर्ड ऑप्शन। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गार्डी प्रोटीन that play an important role during the plant pathogen interaction is correct। अब गाड़ी प्रोटीन से रिलेटेड आपके कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। आपने बायोटिक्स टेस्ट में आर जीन के बारे में पढ़ा होगा। आर जीन जो कि एक रिसेप्टर की तरह काम करता है उन इफेक्टर मॉलिक्यूल के लिए जो इफेक्टर मॉलिक्यूल्स पैथोजन साइड से सिक्रीट किए जाते हैं। इसी आर जीन से रिलेटेड एक हाइपोथेसिस है जिसे हम कहते हैं गार्ड हाइपोथेसिस। उसी गार्ड हाइपोथेसिस में गाड़ी का भी एक तरीके से कंसेप्ट आता है। तो देखा जाए तो ये जो गार्डी प्रोटीन होता है मैं आपको कंसेप्ट बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू द गार्ड हाइपोथेसिस आर जीन प्रोडक्ट इट गार्ड द सेलुलर प्रोटीन। आर जीन का जो प्रोडक्ट होता है वो एक्चुअल में सेलुलर प्रोटीन को गार्ड करता है। ठीक है, और आर जीन कहाँ पाया जाता है? आर जीन पाया जाता है प्लांट में। तो प्लांट में जो आर जीन होता है वो प्लांट में क्या करता है? सेलुलर प्रोटीन को गार्ड करता है। विच आर कॉल्ड गार्डीज और डिकॉयज, जिनको हम गार्डीज या डिकॉय कहते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन द गार्डीज and the pathogen effector is required for the successful infection by the pathogen। अब गाड़ी प्रोटीन का और पैथोजन इफेक्टर का आपस में इंटरेक्ट करना जरूरी है ताकि सक्सेसफुल इन्फेक्शन जो है पैथोजन के द्वारा कॉज हो सके। अब पहला ऑप्शन देखिए क्या बोला, इट इज अ बैक्टीरियल प्रोटीन दैट गार्ड द होस्ट सेल कंपोनेंट। बिल्कुल नहीं, राइट, ये बैक्टीरियल प्रोटीन नहीं है, प्लांट में पाया जाने वाला प्रोटीन है और ये होस्ट सेल को किसी भी एंगल से गार्ड नहीं कर रहा है। अगला है इट इज सिक्रीटेड बाय द टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। नहीं, अगेन गलत, प्लांट में प्रोड्यूस हो रहा है ये। अगला है इट इम्पार्ट डिजीज रेजिस्टेंस इन प्लांट दैट लैक कॉग्नेट आर प्रोटीन। ये भी बिल्कुल गलत बोला गया है। अगला देखिए क्या बोला है, इन केस ऑफ मैनिपुलेशन और इवन डिग्रेडेशन ऑफ द गार्डी बाय द पैथोजन इफेक्टर द रेस्पेक्टिव एनालॉग get activated and induce downstream signaling which ultimately lead to ETI associated plant defense response। यानी कि अगर गाड़ी प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है तो उस केस में जो है हमको डिफेंस रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। अब ये डिग्रेडेशन हो सकता है या मैनिपुलेशन हो सकता है। तो फोर्थ ऑप्शन देखिए क्या बोला है, डिग्रेडेशन ऑफ गाड़ी प्रोटीन कैन एक्टिवेट द डिफेंस रिस्पॉन्स। तो ये बिल्कुल सही है। तो आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा गया था, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड रिगार्डिंग द प्लांट हार्मोन कॉल्ड जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। बोला है जिब्रेलिन्स आर यूबिक्यूटियस यानी दे आर वेरी कॉमन इन प्लांट एंड आल्सो प्रेजेंट इन सेवरल फंजाई। बिल्कुल, इनफैक्ट जो जिब्रेला फुजीकोरोई फंजाई था उससे ही हमें जिब्रेलिन्स पहले देखने को मिला था। तो देखा जाए तो ये प्लांट में भी कॉमन है, फंजाई में भी है। तो ये क्या बोला गया है? सही बोला गया है। GA1 is the most abundant gibberellins produced in the fungus Fusarium fujikoroi। नहीं, GA3 जो है मोस्ट अबंडेंट देखा गया था। तो ये क्या हो गया? बी गलत हो गया। अब देखिए ए सही है, बी गलत है, तो बी इधर भी है और ए सही है तो ए खाली इधर है, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। आगे देखिए, the exogenous application of a gibberellin that is GA3 it stimulate the dramatic stem elongation in the dwarf maize mutant but has little effect on the tall and wild type plant। अब देखिए, अगर आप बाहर से किसी ऐसे प्लांट में जिब्रेलिक एसिड का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, स्पेशली GA3 का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं एक ऐसे म्यूटेंट में जो कि ड्रॉफ म्यूटेंट यानी जिसकी हाइट नहीं बढ़ पाई है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में वो जो ड्रॉफ मेज प्लांट होगा अगर आप उसमें GA3 देते हैं तो GA3 क्या करेगा? जिब्रेलिक एसिड की तरह काम करेगा और इलोंगेशन करवाएगा स्टेम का। तो म्यूटेंट यानी ड्रॉफ म्यूटेंट में ये पॉसिबल है कि आप जो है इलोंगेशन करवा सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी वाइल्ड टाइप प्लांट है उसमें कितना इलोंगेशन होगा? तो उसमें इसका इफेक्ट जो है ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा अगर आप GA3 इंट्रोड्यूस करते हैं विद वाइल्ड टाइप प्लांट। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया, इसलिए हमने ए और सी सही किया है। अगला है एप्लीकेशन ऑफ एक्सोजीनस जिब्रेलिन कॉजेज अप रेगुलेशन ऑफ GA20 ऑक्सीडेज एंड GA3 ऑक्सीडेज जीन। अब देखिए ये जो जीन है ना, ये दोनों जीन दैट इज GA3 ऑक्सीडेज एंड GA20 ऑक्सीडेज, ठीक है, इन जीन्स का काम होता है जिब्रेलिक एसिड्स को खुद सिंथेसाइज करवाना। तो ये बोला जा रहा है कि बाहर से अगर आप जिब्रेलिक एसिड अप्लाई कर रहे हैं तो इन दोनों का इंडक्शन हो जाएगा। तो ये इसके साथ हम अप रेगुलेशन के साथ हम एग्री नहीं कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ए और सी सही हो जाता है, दैट इज फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हैवी मेटल स्ट्रेस के ऊपर।
फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन रिगार्डिंग द सेल टॉक्सिसिटी ड्यू टू दी हैवी मेटल इन प्लांट्स। प्लांट में जब हैवी मेटल का एक्यूमुलेशन हो जाता है तब किस लेवल का इफेक्ट देखने को मिलता है, उससे रिलेटेड यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला है द अपटेक ऑफ हैवी मेटल डज नॉट लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ रॉस। गलत है, बिल्कुल। अगर हैवी मेटल का एक्यूमुलेशन होता है ना तो रॉस का अच्छा खासा वहां पे एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है। अगला है द यूजुअली मिमिक एसेंशियल मेटल्स लाइक Ca+ 2 Mg+2 एक्सेट्रा एंड टेक देयर प्लेस इन द एसेंशियल रिएक्शन। एग्जैक्टली, ये इनका एक तरीके से मोड ऑफ एक्शन होता है। ये हैवी मेटल क्या करते हैं, जो नॉर्मल मेटल्स हैं उनको मिमिक कर लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम मैग्नीशियम हो गया, और उनकी जगह पे जाके जो है अपना पार्टिसिपेशन शो करने लगते हैं एसेंशियल रिएक्शन में। तो ये सही बोला है। अगला है आयन चैनल दैट ट्रांसपोर्ट एसेंशियल मेटल डू नॉट पार्टिसिपेट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ हैवी मेटल्स। तो देखिए, अब जब ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स का या एसेंशियल मेटल्स का मिमिक कर ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो उनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा ही अपने आप का दैट इज ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये गलत दिया गया है। अगला है हैवी मेटल कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म रॉस। बिल्कुल सही है, हैवी मेटल जो है डायरेक्टली ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करके आरओएस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अगर हम इस हिसाब से चलते हैं तो बी और डी हमको सही लग रहा है, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। अब देखिए, यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि हैवी मेटल इतने टॉक्सिक क्यों हैं, क्योंकि ये एसेंशियल जो मेटल्स होते हैं उनको मिमिक कर लेते हैं, जैसे कि हो गया कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, एंड टेक देयर प्लेस इन द एसेंशियल रिएक्शन एंड डिस्टर्ब देयर रिएक्शन। और हैवी मेटल के लिए देखा गया है कि क्या करते हैं, दे इंटरेक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द रॉस। यानी यही दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पे आपसे जो है क्वेश्चन पूछा गया था बी एंड डी में, इसलिए हमने फोर्थ ऑप्शन को सेलेक्ट किया। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड रिगार्डिंग द डाइवर्स स्ट्रेटेजी adopted by the फंगल पैथोजन। फंगल पैथोजन के द्वारा जो यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजीज देखी गई हैं, वो स्ट्रैटेजी जो है मतलब कौन सी अडॉप्ट की गई है फंगल पैथोजन के द्वारा, वो यहाँ पर मेंशन है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स। इनहिबिट हिस्टोन डीएसिटाइलेज ऑफ होस्ट प्लांट। बिल्कुल सही है, एसिटॉक्सिन का काम होता है हिस्टोन डीएसिटाइलेज जो होस्ट प्लांट में प्रेजेंट होता है उसको इनहिबिट करना। अगला है ऑक्जेलिक एसिड प्रोड्यूस बाय फंगल पैथोजन सप्रेस अर्ली प्लांट डिफेंस रिस्पॉन्स। अब ऑक्जेलिक एसिड जो है जो कि फंगल पैथोजन के द्वारा मतलब कि एक तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है, ये प्लांट के जो अर्ली डिफेंस होता है उसको एक तरीके से सप्रेस करने का काम करता है। बिल्कुल सही है। ऑक्जेलिक एसिड फंगल पैथोजन इंड्यूस कैलोस डिपोजिशन इन द इन्फेक्टेड टिश्यू। बिल्कुल नहीं। एंड एचसी टॉक्सिन टारगेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन लोकलाइज H+ एटीपीज इन द होस्ट प्लांट। ये भी गलत है, ये पहले वाले ऑप्शन का पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो ए और बी देखा जाए तो ए और बी सही हो जाता है, दैट इज थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। देखिए, एचसी टॉक्सिन जो है ये मेनली टारगेट करता है हिस्टोन डीएसिटाइलेज और ये फंगस कोक्यूलोरस कार्बोनम के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड जो है ये कॉमन टाइप का मेटाबोलाइट है जो कि काफी फंगल पैथोजन के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ये प्लांट में जो अर्ली डिफेंस रिस्पॉन्स एक्टिवेट होने वाले होते हैं उनको अरेस करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्लांट सेल वाटर पोटेंशियल। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है द मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द वाटर पोटेंशियल इन द प्लांट आर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूट, प्रेशर एंड ग्रेविटी। बिल्कुल, ये तीनों मेजर तरीके से रोल प्ले करते हैं, वी कैन गेट एग्री ऑन दिस, ट्रू। अगला है द सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीजेस द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर इट। नहीं, सॉल्यूट पोटेंशियल जो है ये इंक्रीज नहीं करता है, ये डिक्रीज करता है, डिक्रीज कर देता है फ्री एनर्जी को, क्योंकि जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनके साथ सॉल्यूट जो है आकर बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो अवेलेबल नहीं रह पाते हैं, और फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम अवेलेबल इसकी वजह से वर्क डन बाय द वाटर मॉलिक्यूल बिकम लेस, इसलिए वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। तो ये डाइल्यूट नहीं कर रहा है, ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो बॉन्डिंग फ्री वाटर मॉलिक्यूल का जो कंसंट्रेशन है उसे कम कर दे रहा है। तो ये बी स्टेटमेंट गलत दिया गया है। पॉजिटिव प्रेशर रेज द वाटर पोटेंशियल व्हाइल नेगेटिव प्रेशर रिड्यूसेस। बिल्कुल, पॉजिटिव प्रेशर का मतलब होता है वाटर गेन, जबकि नेगेटिव प्रेशर का मतलब होता है वाटर लूज होना।
तो सीधी सी बात है, अगर पॉजिटिव प्रेशर लग रहा है तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। वाटर गेन मतलब कि वाटर बढ़ रहा है, वाटर पोटेंशियल बढ़ रहा है, जबकि नेगेटिव प्रेशर में क्या होता है, वाटर लूज होता है। तो ये स्टेटमेंट देखा जाए तो सही है, ए सही है एंड सी सही है। डी में क्या बोला गया है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ द वाटर अबव द रेफरेंस स्टेट ऑफ वाटर, द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। बिल्कुल, जो फॉर्मूला दिया गया है तेजन जगन में, उसके बेसिस पे ये सवाल है। तो ये सही है। तो ए सी डी यानी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, राइट। अगला सवाल है मैच द फॉलोइंग, जहां पे कॉलम एक्स में आपको एंजाइम दिए गए, सॉरी कॉलम एक्स में आपको इनहिबिटर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट दिए गए हैं, और कॉलम वाई में जो है रेस्पिरेटरी चेन कॉम्प्लेक्स एंजाइम दिए गए हैं। यानी कि कौन से इनहिबिटर किसको इनहिबिट करने का काम करते हैं, ये दिया गया है। अब ऐसे केस में अगर आपको सब कुछ याद है तो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे कि ओलिगोमाइसिन एक कॉमन एग्जांपल दिख रहा है यहाँ पे, रोटेनॉन एक कॉमन एग्जांपल है, साइनाइड एक कॉमन एग्जांपल है। अब ऐसे कॉमन एग्जांपल को ध्यान में रख के आप इजीली जो है एंजाइम पिक कर सकते हैं कि किस एंजाइम को रोका जाता है, राइट। ओलिगोमाइसिन को देखा जाए तो ओलिगोमाइसिन हमको पता है कि एटीपी सिंथेज को रोकता है, तो ए का 2 मैच हो जाता है। रोटेनॉन एंड डेमिरोल को अगर देखा जाए बी का, तो ये क्या करते हैं, दैट इज दे इनहिबिट द एनएडीएच कोएंजाइम Q रिडक्टेज। अब एक तरीके से बी का क्या हो गया, बी का हो गया 1। अगला है दैट इज कार्बोक्सिन। इन केस अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो इन दैट केस आप जो है डी ऑप्शन के थ्रू भी पहले जा सकते हैं। जैसे कि डी में साइनाइड है, जो कि हमको अच्छे खासे तरीके से पता है, मतलब बहुत कॉमन एग्जांपल है। तो साइनाइड एंड एजाइड की अगर हम बात करते हैं तो ये साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज को इनहिबिट करने का काम कर सकते हैं। तो डी का जो है, डी का मैच हो जाता है 4th। तो अब बच गया अकेला, दैट इज सी जो है, सी का वो हो गया 1, दैट इज इट, सॉरी सी का यहाँ पे 3rd हो जाता है। कार्बोक्सिन की बात करें एंड क्या यहाँ पे जो एक और मॉलिक्यूल है दैट इज थिनॉइल ट्राइफ्लोरोएसिटेट की बात करें, तो ये सक्सिनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेज को इनहिबिट करने का काम करता है। इस बेसिस पे चले तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगर आपके नोट्स में इनकेस ये सारे इनहिबिटर्स एडेड नहीं है तो इनको आप ऐड कर लीजिएगा। The following statement are made regarding the defense signaling pathway locally activated following the pathogen infection or pest attack। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें कि जिसमें कि अगर आप कह सकते हो कि प्लांट पे जब इन्फेक्शन कॉज होता है मेनली पैथोजन अटैक के टाइम पे या पेस्ट अटैक के टाइम पे, तो उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। पहला है व्हेन JA आइसोल्यूसिन लेवल राइजेस, JAS प्रोटीन इंटरैक्ट विद COI1 प्रोटीन एंड गेट डिग्रेडेड बाय द 26S प्रोटियोसोमल पाथवे। तो अगर आपने जास्मोनिक एसिड सिग्नलिंग पाथवे पढ़ा है तो आपको पता है कि एकदम सही बोला गया है कि जब JA आइसोल्यूसिन रहता है तो वो इंटरैक्ट करता है COI प्रोटीन से, जिसकी वजह से JAS जो कि इनहिबिटर है उसका डिग्रेडेशन हो जाता है 26S प्रोटियोसोमल पाथवे से। इसका जो डिटेल सिग्नलिंग पाथवे है वो टीचिंग पाठशाला पे अवेलेबल है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। तो ये क्या है, सही बोला है। अगला है एलिवेटेड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज लेवल इनहैंस द एसए मीडिएटेड डिफेंस सिग्नलिंग। बिल्कुल सही, ट्रू। अंडर नॉर्मल अनइन्फेक्टेड कंडीशन NPR1 इज प्रेफरेंशियली लोकलाइज्ड इन द न्यूक्लियस। देखिए, तो प्रेफरेंशियली लोकलाइज नहीं होगा क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द रिडॉक्स एंड ऑक्सीडेशन कंडीशन ये न्यूक्लियस में भी देखा जा सकता है, या साइटोसॉल में भी देखा जा सकता है, डिपेंडिंग की कंडीशन कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन है या रिड्यूसिंग कंडीशन है। ये प्रेफरेंशियली बोला है, जिसकी वजह से हम इसको एक तरीके से ओमिट कर दे रहे हैं। लास्ट है जिब्रेलिक एसिड एंड एब्सिसिक एसिड कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द प्लांट डिफेंस सिग्नलिंग। गलत, दे कैन पार्टिसिपेट। तो अगर देखा जाए तो ए और बी यहाँ पे सही हो जाता है, दैट इज 4th ऑप्शन सही हो जाता है। ओके, so with this we are done with the second shift plant physiology question from December 2023 paper। उम्मीद करती हूँ आपको एक्सप्लेनेशन जो है समझ में आ गया होगा, और अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। मिलना होगा बहुत ही जल्द आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम डिफरेंट सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन है दिसंबर 2023 से उससे डील करने की कोशिश करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड